हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेआरएफ केमिस्ट्री। आज हम लोग जून 2020 CSIR नेट का पेपर सॉल्व करेंगे केमिकल साइंस का। तो इस बार पेपर कुछ अलग आया था और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी सी डिफ़िकल्ट आई थी, लेकिन इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं थी। हम लोग अगर थोड़ी सी स्टडी और करेंगे तो उसको हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो पहला क्वेश्चन जो CSIR नेट में आया था जून में, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, एक कॉम्प्लेक्स दिया था प्लैटिनम का, PTOCOCH3 OC डबल बॉन्ड OCH3। ये एक प्लैटिनम का कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे क्लोरीन 2 लिगेंड लगे थे और यहाँ पे क्या था, NH एंड साइक्लोहेक्सेन रिंग थी इस तरह से, और यहाँ पे NH3 ग्रुप लगा हुआ था। तो ये इसमें से 3 कॉम्प्लेक्स बने हुए थे एग्जाम्स में। उसमें से पूछा था कि इसमें से एंटी कैंसर कंपाउंड कौन सा होगा। तो दोस्तों, ये वाला जो कंपाउंड है आपका प्लैटिनम का, ये एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर एजेंट है। ठीक है, इसमें ये क्या खास बात है, इसको हम लोग स्ट्रेटा प्लैटिन भी कहते हैं, स्ट्रेटा प्लैटिन कहते हैं। इसकी ये खास बात ये है कि ये कंपाउंड जो है वो ओरली एक्टिव होता है, ओरली एक्टिव, दैट इज हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं फ्रॉम द माउथ, एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव एंटी कैंसर एजेंट है। तो इसमें केवल एक ही कॉम्प्लेक्स था, तो ये वाला एग्जाम्पल होगा उसमें। इसमें इसके बारे में थोड़ा सा और स्टडी कर लेते हैं कि इसमें जो प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 4 है, और इसका नेम क्या है, इसका नेम है बिस एसीटेटो, बिस एसीटेटो ओ। बिस एसीटेटो ओ क्यों, 2 एसीटेट ग्रुप लगे हुए हैं, बिस एसीटेटो ओ डाई क्लोरो, क्योंकि 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं, एंड साइक्लोहेक्सिल, साइक्लोहेक्सामीन प्लैटिनम 4 कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स कहाँ से लिया गया है, ये आपको इस मिसलर एंड टार की बुक में मिल जाएगा, और इसकी जो एंटी कैंसर जो एक्टिविटी है वो सिस्प्लैटिन के सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स जो था वही एग्जाम में होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट एग्जाम्पल जो एग्जाम में आया था वो एक क्लस्टर कंपाउंड था। उस क्लस्टर कंपाउंड की ज्योमेट्री बतानी थी। तो यहाँ पे एक कंपाउंड आयरन का कंपाउंड दिया था, इसकी आपको ज्योमेट्री बतानी थी कि इसकी ज्योमेट्री क्या होगी। ठीक है, तो इसकी ज्योमेट्री कैसे निकालते हैं, तो इसकी ज्योमेट्री निकालने के लिए हमें सबसे पहले वेट्स नॉमेनक्लेचर निकालना होगा, और फिर इसकी हम लोग ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। तो वेट्स नॉमेनक्लेचर के लिए हम लोग जो वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई फॉर्मूला 14n - 2, 14n, 14n + 2, 14n + 4, 14n + 6, 14n + 8, 14n + 10 की फॉर्म में अगर है, तो ये करस्पॉन्ड करता है किससे, सुपर हाइपर क्लोजो, और ये करस्पॉन्ड करता है हाइपर क्लोजो, ये करस्पॉन्ड करेगा फॉर्मूला क्लोजो, और फिर इसके बाद क्या आएगा, नीडो, एंड देन करस्पॉन्ड करेगा अरेचनो, और उसके बाद हाइफो होगा, और उसके बाद होगा क्लैडो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले होते हैं वेट्स नॉमेनक्लेचर के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इस कॉम्प्लेक्स जो दिया गया है, तो इसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो 4 आयरन एटम है, तो क्या करेंगे, 4 × 8, दैट इज वैलेंस शेल से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस कार्बन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, प्लस एक कार्बोनिल 2 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, तो दैट इज यहाँ पे 24 कार्बोनिल लिगेंड के इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और प्लस 2 जो है वो माइनस चार्ज को ऐड कर देंगे। तो टोटल अगर हम इसका सम करते हैं तो कितना आता है, 62 आता है। ठीक है, अब हमें वेट्स नॉमेनक्लेचर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 62 को डिवाइड कर देंगे 14 से, और 14 का टेबल हम 4 टाइम्स पढ़ेंगे, दैट इज जितने मेटल एटम होते हैं, जितने कॉर्नर्स होते हैं,
उतने टाइम्स हम 14 का टेबल पढ़ते हैं। तो दैट इज 14 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 56 और प्लस रिमाइंडर यहाँ पे 6 बचेगा। तो दैट इज ये जो फॉर्मूला है वो करस्पॉन्ड कर रहा है 4 कॉर्नर्स हैं, 4 कॉर्नर्स हैं। तो ये 14 इंटू 4 प्लस 6 से करस्पॉन्ड कर रहा है, दैट इज 14n प्लस 6 से ये करस्पॉन्ड कर रहा है। आप देख सकते हैं n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ आयरन एटम है। तो ये 14n प्लस 6 वाला जो फॉर्मूला है वो किससे करस्पॉन्ड कर रहा है, RHNO से, RHNO। तो दैट इज ये जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका कैसा होगा, ये RHNO होगा, RHNO, ठीक है। अब इस RHNO ज्योमेट्री को हम क्या समझेंगे कि यहाँ पे एक क्लोजो कॉर्नर से 2 कॉर्नर मिसिंग है, क्लोजो ज्योमेट्री से 2 कॉर्नर मिसिंग है। दैट इज RHNO में यहाँ पे 2 कॉर्नर मिस हैं, 2 कॉर्नर मिस होते तो RHNO बनता है। अगर 2 कॉर्नर और ऐड कर दिए जाएं तो क्लोजो ज्योमेट्री बनेगी। दैट इज 6 कॉर्नर अगर हम क्लोज ज्योमेट्री इसकी देखें तो 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री क्या होगी, यहाँ पे 6 कॉर्नर क्लोज ज्योमेट्री होगी ऑक्टाहेड्रन। ये एक ऑक्टाहेड्रन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, n की वैल्यू 6 है और ये इसका होगा क्लोजो। अब इससे अगर हम नीडो डिराइव करें तो नीडो डिराइव करेंगे तो एक कॉर्नर यहां से रिमूव करेंगे। जब एक कॉर्नर रिमूव करेंगे तो क्या बन जाएगा, स्क्वायर पिरामिड बन जाएगा। ज्योमेट्री क्या होगी, स्क्वायर पिरामिडल होगी। ये देख सकते हैं ज्योमेट्री कैसी हो गई, स्क्वायर पिरामिड हो गई, ठीक है। यहां पे स्क्वायर पिरामिड हो गई, दैट इज ये। अब देखिए क्लोजो से एक कॉर्नर रिमूव करके बनी है, दैट इज ये ज्योमेट्री होगी आपकी नीडो। और आपको बनाना क्या है, RHNO। दैट इज इसके बाद फिर एक कॉर्नर हमें रिमूव करना है। यहां पे एक कॉर्नर जब रिमूव करेंगे तो सबसे पहले हम स्क्वायर पिरामिड ऐसे ही बना लेंगे, ठीक है। स्क्वायर पिरामिड बना लेंगे, ये देखिए स्क्वायर पिरामिड बन गया। इसमें से एक कॉर्नर अगर आप रिमूव करें तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 4 है। यहाँ सॉरी n की वैल्यू यहाँ पे 5 है। अब एक कॉर्नर रिमूव करना है तो ये वाला कॉर्नर हम रिमूव करें, दैट इज यहाँ से अगर ये कॉर्नर रिमूव करेंगे आप ये वाला, तो ये देखिए एक कॉर्नर जब रिमूव होगा तो ये एज यहाँ से रिमूव हो जाएगी और एक ये एज रिमूव होगी, सिमिलरली एक ये एज रिमूव होगी, ठीक है, ये एज रिमूव होगी। तो यहाँ पे इसको आपकी ज्योमेट्री कैसी दिखाई दे रही है, ये आपको ज्योमेट्री दिखाई दे रही है बटरफ्लाई, ठीक है। ये कैसी ज्योमेट्री हो गई, बटरफ्लाई हो गई, ठीक है। फिर से एक बार इसको हम ड्राइव करते हैं, कैसे हमने बटरफ्लाई ज्योमेट्री ड्राइव की। अगर हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हम इसको ड्राइव करते हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए स्क्वायर पिरामिड हमने बनाया, वो स्क्वायर पिरामिड या तो हम ऐसे बना सकते हैं या हम इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं, स्क्वायर पिरामिड को इस तरह से, ये भी स्क्वायर पिरामिड है। अब देखिए एक कॉर्नर रिमूव करेंगे तो क्या ज्योमेट्री बनेगी, एक कॉर्नर अगर हम ये वाला रिमूव करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे ये कॉर्नर रिमूव करिए ऐसे, ये ऐसे रिमूव कर दीजिए तो ये बटरफ्लाई बनती है। तो इसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं, ये बटरफ्लाई के शेप है, दैट इज यहाँ पे ये एक बटरफ्लाई शेप है, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी, आपकी बटरफ्लाई हो जाएगी, बटरफ्लाई हो जाएगी, ठीक है। हाँ तो दोस्तों देख पढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है, जो एक क्वेश्चन हमारे CSIR नेट में आया है वो किससे रिलेटेड था, उसमें एक आर्गन मेटालिक की रिएक्शन दी हुई थी, उसमें मैंगनीज का कॉम्प्लेक्स दिया था। उसमें क्या दिया था, 4 उसमें ऑप्शन थे, उसमें कौन सा था, एक इसमें दिया था CP साइक्लोपेंटाडाइन रिंग MnCO का होल थ्राइस, एक दिया था यहाँ पे CP रिंग जो है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग में मेथाइल ग्रुप जोड़ दिए, ठीक है, 5 मेथाइल ग्रुप और MnCO होल थ्राइस दिया था। नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और दिया था इसमें, एक और एग्जाम्पल इसमें था जिसमें इंडेनिल कॉम्प्लेक्स दिया था। क्या दिया था, इंडेनिल MnCO होल थ्राइस दिया था। उसमें पूछा था कि इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी, एक्सचेंज ऑफ द लिगैंड होगा, वो किसमें फास्टर होगा, ठीक है। तो 3 कॉम्प्लेक्स थे आपके पास, ये तीनों के तीनों जो कॉम्प्लेक्स हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स है। इसमें जो इंडेनिल वाला कॉम्प्लेक्स है इसको हम लोग जरा स्टडी करेंगे कि ये कैसा होता है कॉम्प्लेक्स। ये कुछ इस तरह से होता है,
यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन रिंग होती है इस तरह से। तो यहाँ पे देखेंगे अगर बेंजीन रिंग बना दें और ये डबल बॉन्ड ऐसे बना दें, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, 2 2 4 2 6। ये वाली रिंग भी एरोमेटिक है और ये रिंग भी एरोमेटिक है। इसके साथ जब ये मैंगनीज कॉम्प्लेक्स बनाता है MnCO3, तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये एरोमेटाइजेशन हो जाता है इसका, दैट इज ये कुछ इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाता है। यहाँ पे साइक्लोपेंटाडाइन रिंग से एरोमेटाइजेशन करता है और रिंग, और ये बनाता है MnCO का होल थ्राइस बनाता है। तो आप देख सकते हैं कि जो इंडेनिल कॉम्प्लेक्स है, ये वाला जो इंडेनिल कॉम्प्लेक्स है, इसमें जो हेप्टिसिटी है इसकी कितनी है, eta5 है। तो इस कॉम्प्लेक्स में, इंडेनिल कॉम्प्लेक्स के लिए ये सबसे पहले क्या करेगा, जब इसमें कोई लिगेंड ऐड किया जाएगा, फॉर एग्जांपल ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन अगर हम ऐड करेंगे तो ट्राइफेनाइल फॉस्फीन क्या करेगा, जब पहले एडिशन होगा तो यहाँ पे जो इसकी हेप्टिसिटी 5 है, ये अपनी हेप्टिसिटी चेंज करता है और 5 से ये 3 में कन्वर्ट होता है। दैट इज जब ये इसमें हम डालेंगे इसको ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, तो ये क्या करेगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये बेंजीन रिंग में ऐड हो जाएगा और बेंजीन रिंग एरोमेटिक होगी। और इसकी जो रिंग है साइक्लोपेंटाडाइन रिंग, इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो डिस्ट्रॉय होती है और ये यहाँ से ऐसे रिजोनेंस करता है। दैट इज ये एक नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, अब इन दोनों से जुड़ता है मैंगनीज एटम इस तरह से MnCO होल थ्राइस, MnCO होल थ्राइस ऐसे बनाएगा। अब देखिए यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितने हैं, मैंगनीज के ये साइक्लोपेंटाडाइन के रिंग के 5 इलेक्ट्रॉन प्लस मैंगनीज के 7 इलेक्ट्रॉन प्लस 3CO के 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल अगर हम ऐड कर देंगे तो कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये ट्राइफेनाइल फॉस्फीन हमने ऐड किया तब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 3 इलेक्ट्रॉन इसके एंडेनिल कॉम्प्लेक्स के और प्लस मैंगनीज के 7 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके कार्बोनिल लिगैंड के। तो टोटल यहाँ पे हो गए 16 इलेक्ट्रॉन। अब 18 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, दैट इज अब ये क्या करेगा, जो फॉस्फीन लिगैंड है वो इस मैंगनीज के साथ जुड़ जाएगा ऐसे, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि नेक्स्ट स्टेप में कि ये फिर से 3 में जो हेप्टिसिटी इसकी eta3 है वो हेप्टिसिटी फिर चेंज करेगा 5 में, और जो बेंजीन रिंग जो एरोमेटाइजेशन हो रहा है इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी और डिस्ट्रॉय होने के बाद ये कॉम्प्लेक्स बना देगा, क्या बना देगा, इसी तरह से ईटा बेंजीन रिंग एरोमेटिक हो गया और सॉरी इसकी एरोमेटिसिटी डिस्ट्रॉय होगी बेंजीन रिंग की, और जो साइक्लोपेंटाडाइन रिंग है इसकी एरोमेटिसिटी रिफॉर्म होगी। तो यहाँ पे देखिए फिर ये MnCO का PPH3 ऐड हो गया और एक यहाँ से CO रिमूव हो जाएगा, तो यहाँ पे एक -CO रिमूव हो गया। दैट इज इसने क्या किया कि एक लिगैंड से बाइंड कर गया, 16 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स था, तो ये जब PPH3 से बाइंड किया तो ये 18 हो गया, फिर ये बना दिया इसने कितना, 18 इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स बना दिया। फिर इसके बाद क्या करेगा, ये एक CO रिमूव कर देगा और इसकी हेप्टिसिटी फिर चेंज हो जाएगी और ये 18 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। तो दैट इज जो इंडेनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उसमें रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ द लिगैंड वेरी फास्ट होता है। ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो हेप्टिसिटी है इंडेनिल कॉम्प्लेक्स की वो 3 से 5 में चेंज होती रहती है। जब 5 से 3 में चेंज होगी तो लिगैंड जुड़ेगा, फिर 3 से 5 में चेंज होगी तो एक जो ऑलरेडी लिगैंड लगा हुआ वहां से रिमूव होगा और इस तरह से एक्सचेंज होता रहता है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है। तो आपका जो आंसर था वो कौन सा था, इंडेनिल वाला, ठीक है, इंडेनिल eta5 MnCO होल थ्राइस था। तो दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। उसमें जो क्वेश्चन एक आया था CSIR नेट में कि आपको 3 या 4 कॉम्प्लेक्स दिए थे जिसमें पूछा था कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसमें टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिक मूवमेंट उन कॉम्प्लेक्सेस में होता है जिसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू से कम मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो दैट इज इसमें एक जो कॉम्प्लेक्स था, बाकी जो कॉम्प्लेक्स मुझे याद नहीं है, बट एक कॉम्प्लेक्स कॉपर वाला था, कॉपर एसिटेट से था, ठीक है। तो
उसमें क्या होगा, कॉपर ये जो कॉम्प्लेक्स दिया था उसमें Cu2 एसीटेट दैट इज CH3COO का होल 4 डॉट 3H2O, यहाँ पे दिया था 3H2O, ये जो कॉम्प्लेक्स था। तो इस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि ये जो कॉपर होता है, 2 कॉपर एटम, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 होती है दोनों में। इसमें कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 होती है, और +2 में D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है, हमें पता है D9 कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो यहाँ पे एक कैसे कॉम्प्लेक्स बनाता है कि जो हर एक कॉपर एटम जो होता है वो ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट बनाता है। कैसा बनाता है, ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े होते हैं, और इसके साथ जो एसीटेट ग्रुप यहाँ पे ब्रिजिंग करता है, एसीटेट ग्रुप CH3CO, सिमिलरली यहाँ पे CH3 ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, CH3 इस तरह से। तो यहाँ पे भी देखेंगे CH3 कुछ इस तरह से यहाँ पे एसीटेट ग्रुप ब्रिजिंग करता है। एक जो वाटर लिगेंड होता है वो अबव द प्लेन एंड जो बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। और जो कॉपर एटम है उनके बीच में पार्शियल मेटल मेटल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से। अब देखिए 2 एटम जो है, इसका ऑक्टाहेड्रल इन्वायरमेंट है, 2 एटम हैं कॉपर के, वो क्या कर रहे हैं, एक पार्शियल मेटल मेटल बॉन्ड बनाते हैं। ये जो बॉन्ड होता है जनरली डेल्टा बॉन्ड होता है। अब इसमें जो डेल्टा बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो किससे बनता है, dx² - y² ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से होता है। यहाँ पे जब हम एक्सपेक्ट करें, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स में D9 कॉन्फ़िगरेशन है, D9 कॉन्फ़िगरेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो 2 कॉपर एटम में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या है कि जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, ये एक्सपेक्टेड मैग्नेटिक मोमेंट इसका होता है 1.732 बोहर मैग्नेटॉन, क्योंकि 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बट ऑब्जर्व्ड जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट, तो ऑब्जर्व्ड मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल के आता है, 1.4 बोहर मैग्नेटॉन निकल के आता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू द पार्शियल पेयरिंग ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑन द 2 कॉपर एटम्स। तो ये क्या होता है, ऐसा क्यों निकल के आता है 1.4, ड्यू टू पार्शियल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग ऑन 2 कॉपर एटम्स, ठीक है। इसीलिए इसमें क्या होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मैग्नेटिज्म पाया जाता है। तो ये वाला आपका कॉम्प्लेक्स जो था वो कॉपर वाला है, ठीक है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था CSIR में, उसमें कुछ कॉम्प्लेक्स दिए गए थे। उसमें ये कहा था कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का ऐसा कौन सा पेयर है जिसमें लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो इसमें ये 4 कॉम्प्लेक्स दिए गए थे, 5 कॉम्प्लेक्स। इसमें पेयरिंग बतानी थी कि इसमें किस 2 पेयर्स में लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ही होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉम्प्लेक्स है रिनेट वाला, तो इसमें क्या है, रिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +7 है, और +7 में D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो इसमें रिनेट आयन में +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ऑक्सीजन ये टेट्राहेड्रल होते हैं, और ऑक्साइड आयन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि इसकी 2p ऑर्बिटल इसकी वैकेंट d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रही है। सिमिलरली टेक्निटेट आयन में भी लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी वैकेंट D0 कॉन्फ़िगरेशन होगा टेक्नीशियम में, क्योंकि रीनियम और टेक्नीशियम जो हैं एक ही ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है आपका, ये 2 जो एग्जाम्पल हैं, तो इसमें अगर हम लोग देखें इन 2 एग्जाम्पल में आयरन जो है,
आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है। और ये दोनों ही कॉम्प्लेक्स कैसे हैं, हाई स्पिन है। +2 स्टेट में जब ये हाई स्पिन होगा तो ऊपर ऑर्बिटल जो होगी वो ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, दैट इज T2 ऑर्बिटल, और नीचे होगी E ऑर्बिटल। इसमें जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो देखिए आप समझ रहे हैं कि जो D ऑर्बिटल है वो कैसी है, वो फिल्ड D ऑर्बिटल है। अब यहाँ पे अगर लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो कहाँ डोनेट करेगा, तो लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन को D ऑर्बिटल में डोनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए क्या होना चाहिए, वैकेंट D ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन नहीं होगा इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में। ठीक है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स इन दोनों में लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो रहा है क्योंकि दोनों सेम है। बट रुदीनियम के कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है, +2 है। तो +2 रुदीनियम क्या करता है, रुदीनियम अपना एक इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल से डोनेट कर देता है बाइपिरिडिन की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, और हम इसको ऐसे लिखते हैं RuBpy ट्वाइस Bpy माइनस, और यहाँ पे +3 चार्ज डेवलप होता है। ये एक यूनिक एग्जाम्पल है जिसमें क्या है, जब ये रुदीनियम अपनी इलेक्ट्रॉन को T2G ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा बाइपिरिडिल की एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में, तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होता है रुदीनियम कॉम्प्लेक्स में। सिमिलरली यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हाई एनर्जी के होते हैं और ये डोनेट करता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो कॉम्प्लेक्स आप बनता है इरेडिएशन के बाद, जब इसको हम इरेडिएट करते हैं तो ये कैसा बिहेव करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग होता है एज वेल एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर का होता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स में अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि ये एक्साइटेड स्टेट में ऐसा बनता है, तब ये बाइपिरिडिल फिर क्या करता है, जब ये ग्राउंड स्टेट में आता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसकी वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट करता है। तो यहाँ पे जब डोनेट कर देगा फिर से, तो ये फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा RuBpy थ्राइस 2+ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो 2+ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। तो ये यहाँ पे क्या हो रहा है, लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। तो वहाँ पे 2 एग्जाम्पल थे जिसमें लिगैंड टू मेटल जो कॉम्बिनेशन था उसमें एक टेक्निटेट आयन था और रुदीनियम कॉम्प्लेक्स था, ये वाला। तो इन दोनों में ही केवल लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा सी पार्ट में, उसमें एक आउटर स्फीयर रिएक्शन दी थी कोबाल्ट की, जिसमें आपको बताना था कि वहाँ पे लिगैंड कौन सा होगा। तो वहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए थे। तो यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन लिखी हुई थी और यहाँ पे कई सारे स्टेटमेंट दिए थे। पहला स्टेटमेंट दिया था द रिएक्शन इज वेरी स्लो, द रिएक्शन इज वेरी स्लो, और जहाँ पे L की जगह दिया है अमोनिया और N की वैल्यू दी है 6 दी थी, N की वैल्यू 6 दी थी। ऐसे कई सारे स्टेटमेंट थे। दूसरा स्टेटमेंट था स्लो, ठीक है, एंड L की वैल्यू L = NH3 एंड N की वैल्यू 6 थी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया था कि स्लो होगी रिएक्शन और L जो है वो आर्थोफिनेंथ्रोलीन है, आर्थोफिनेंथ्रोलीन, और N की वैल्यू यहाँ पे 3 दी थी। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद दिया था फास्ट रिएक्शन होगी, सॉरी स्लो ही दिया था, स्लो रिएक्शन दी थी और L = आर्थोफिनेंथ्रोलीन एंड N की वैल्यू यहाँ पे 6 दी थी। कुछ इस तरह से दिया था स्टेटमेंट। तो इसमें आपको पता था कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहले अगर हम देखेंगे कि अगर हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि जो कोबाल्ट है वो अगर हम आर्थोफिनेंथ्रोलीन लगाते हैं, ठीक है, तो आर्थोफिनेंथ्रोलीन जो लिगैंड है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड हमेशा ही कोबाल्ट +2 और +3 के साथ
लो स्पिन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन ले लेंगे तो इस केस में क्या होगा, CO ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन हो जाएगा का थ्राइस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बाइडेंटेड लिगेंड है और +2 चार्ज होगा, प्लस CO ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन थ्राइस +3। तो इस केस में आप देखिए कि यहाँ पे ये कैसा लिगेंड है, ये +2 लिगेंड है, तो ये कैसा होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। और जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, D+2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे D7 कॉन्फ़िगरेशन होगा, दैट इज लो स्पिन D7 का मतलब ये हो गया कि ये Eg ऑर्बिटल में 2 2 4 2 6 Eg ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये तो लो स्पिन होगा ही, D6 कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो 2 2 4 2 6 T2G ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये भी कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, लो स्पिन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ ट्रांसफर करेगा, इस केस में देखेंगे तो ट्रांसफर करेगा Eg से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, Eg से Eg में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, दैट इज यहाँ पे आप देखिए ये भी लो स्पिन है, ये भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। और आउटर स्फीयर रिएक्शन में हमने स्टडी किया है कि आउटर स्फीयर रिएक्शन फास्ट होती हैं जब दोनों कॉम्प्लेक्सेस जो है वो सेम स्पिन में होते हैं। तो आप ये देखिए कि दोनों कॉम्प्लेक्सेस कैसे स्पिन में है, सेम स्पिन में है, इसीलिए ये रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। लेकिन फास्ट वाला तो ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन से तो कोई वो भी नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था, तो दैट इज यहाँ पे दोनों फिनेंथ्रोलिन का ऑप्शन नहीं होगा। और दूसरी बात है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि n की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता क्योंकि स्लो नहीं होगी रिएक्शन। अगर ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगैंड होगा तो रिएक्शन फास्टर होगी। ठीक है, तो इसके लिए ये तो हमें ऑप्शन पता चलेगा, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। इन दोनों में अगर हम देखते हैं कि अगर हम अमोनिया से इसको रिप्लेस करेंगे, जब अमोनिया से इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये क्या बना देगा, CONH3 होल 6 2+। ठीक है, इस केस में प्लस CONH3 होल 6 3+। ठीक है, इन दोनों लिगैंड रिएक्शंस में कॉम्प्लेक्स में क्या है, ये जो कॉम्प्लेक्स है अमोनिया का, ये कैसा होता है, ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है। अब हाई स्पिन के केस में ये क्या हो जाएगा, कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। तो T2G ऑर्बिटल में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन और Eg ऑर्बिटल में कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए ये कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या होगा, T2G ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और Eg ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होगी। जब इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स में Eg से Eg में ट्रांसफर होगा। ठीक है, तभी तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। तो एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और दूसरा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स जो होगा, तो आउटर स्फीयर रिएक्शन में हमने स्टडी किया है कि जब डिफरेंट स्पिन स्टेट्स के बीच में आउटर स्फीयर रिएक्शन होती है वो स्लो होती है। तो ये वाली जो रिएक्शन है वो स्लो रिएक्शन होगी, बहुत स्लो होगी, वेरी स्लो क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर Eg से Eg में होगा। और हमें पता है कि आउटर स्फीयर रिएक्शन में जब Eg से Eg में ट्रांजिशन होता है तो बॉन्ड लेंथ चेंजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं और Eg से Eg ट्रांजिशन स्लो होता है। ठीक है, T2G से T2G ट्रांजिशन फास्ट होता है। तो इसी वजह से इसका जब अमोनिया से इसको हम रिप्लेस करेंगे तो रिएक्शन काफ़ी स्लो हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन इसमें कौन सा होगा कि रिएक्शन इज वेरी स्लो और n इज इक्वल टू 3 और जो लिगैंड है वो कौन सा होगा, NH3 होगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।